Hello everyone, this is CA Satish Sureka and today we will be starting with the first class of corporate auditing. देखिए इंटरमीडिएट लेवल में कुल मिलाकर हमारे पास 8 पेपर्स हैं। ग्रुप 1 में 4 और ग्रुप 2 में भी 4 पेपर्स हैं, जिसमें पेपर नंबर 10 है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वेटेज आपका 50 मार्क्स का है एंड कॉर्पोरेट ऑडिटिंग का वेटेज भी आपका 50 मार्क्स का ही है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कुछ बातें बताना काफी ज्यादा जरूरी है, तो वो मैं पहले आपके सामने रखता हूं। देखिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर करना उतना आसान नहीं है, आपको फाइट करना पड़ेगा। फाइट करने का मतलब यह हो गया कि आपके मॉड्यूल में जो भी बातें बताई गई है एग्जैक्टली वही आपको एग्जाम में लिखकर आना पड़ेगा। मन से लिखोगे नहीं मिलने वाला है मार्क्स। फिर चाहे आप सीए फाइनल के स्टूडेंट से बात कर लो या सीए इंटर के स्टूडेंट से बात कर लो, ऑडिट में मार्क्स स्कोर करना इतना आसान नहीं होता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, जो सच है वो बता रहा हूं। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे। सबसे पहला होगा क्यूमुलेटिव रिवीजन करना। जैसे कि आज अपना फर्स्ट क्लास है, इसके बाद सेकंड क्लास होगा, थर्ड क्लास होगा, तो क्यूमुलेटिव बेसिस पर अपने कंटेंट को रिवीजन करते चले जाएंगे। आज जो पढ़ा, जब अपने अगले क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो फर्स्ट क्लास का भी रिवीजन होगा। फिर जब अपने थर्ड क्लास में मूव कर जाएंगे तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों का अपने रिवीजन करते चले जाएंगे। दूसरा, ऑडिट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। तो मैं काफी सारे हैंड रिटन नोट्स आपसे बनवाऊंगा इसमें। वो हैंड रिटन नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि जब मैं आपको बता रहा हूं और पैरेलली आप जब लिखते चले जाओगे तो 2 बार रिवीजन हो जाता है, तो स्टूडेंट को रिकॉल करने में, रिमेंबर करने में काफी आसान हो जाता है। तो पहला अपने क्यूमुलेटिव बेसिस पे रिवीजन करते चले जाएंगे। दूसरा, हैंड रिटन नोट्स में काफी फोकस रहेगा इसमें। तीसरा, ऑडिट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े ट्विस्टेड होते हैं, तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे, एकदम हौले हौले धीरे धीरे करते चले जाएंगे। और किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब जो भी क्वेश्चंस अपने करेंगे उसके आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा ध्यान इस बात पे भी आप लोग दीजिएगा, क्योंकि आंसर आना सफिशिएंट नहीं होता है। आंसर किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है ऑडिट में, यह बहुत मैटर करता है। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा, हैंड रिटन नोट्स बनेंगे और क्वेश्चन से भी काफी ज्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा। चौथा, ऑडियो रिकॉर्डिंग दिया जाएगा आफ्टर एवरी क्लास। जैसे आज मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा इसका समराइजेशन मैं 2-3 मिनट में कर दूंगा और उसको आपके टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया जाएगा। और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को, चाहे उसका ड्यूरेशन 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, 4 मिनट हो, 4-5 मिनट से ज्यादा हो ही नहीं सकता, उसे आप सुनेंगे कम से कम दिन में 2 से 3 बार। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आज ही ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास चला जाएगा और उसे 2 से 3 बार सेम डे आप सुनेंगे। ये भी आपको हेल्प करेगा कंसेप्ट को बहुत मेमोराइज करने में। तो पहला अपने क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे, दूसरा हैंड रिटन नोट्स में काफी फोकस रहेगा, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आफ्टर एवरी क्लास आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कुल मिलाकर इस सब्जेक्ट में हमारे पास 3 ही चैप्टर है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, जिससे 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। दूसरा है प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, इससे आपका 30 मार्क्स का वेटेज है। तो पहला चैप्टर से आपका 10 मार्क्स आना है, दूसरा चैप्टर से आपका 30 मार्क्स कवर करता है और आखिरी आपका ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स। यहां से आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप खुद ही देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है अकॉर्डिंग टू वेटेज तो वो आपका चैप्टर नंबर 7 है और मैक्सिमम क्लास मतलब 60% क्लासेस अपना चैप्टर नंबर 7 में निकल जाएगा। और बता रहा हूं ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, पूरा स्टोरी जैसा सब्जेक्ट है। ये लर्न करने में दिक्कत नहीं आने वाला है आपको। प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट तब फेस करते हैं कि जो उन लोगों ने आज पढ़ा उसे रिवीजन नहीं करते हैं। तो वो रिवीजन कराने के लिए ही मैं आप लोगों को क्यूमुलेटिव बेसिस पे कंटेंट को बार बार रिकॉल करवाता रहूंगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स में फोकस होगा और क्वेश्चंस भी आपको बहुत ध्यान से करना है। क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरीके से प्रेजेंट किए जा रहे हैं इस पर भी आपको ध्यान देना है। आज के क्लास मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, फर्स्ट क्लास है इसीलिए। तो आज अपने पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले थोड़ा बहुत ऑडिट के बारे में जानेंगे, ओरिएंटेशन होगा विथ रिगार्ड टू ऑडिट, और फिर अपने चैप्टर नंबर 7 का थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ये अपनी क्लास की स्ट्रक्चरिंग है। पहले थोड़ा बहुत ऑडिट के बारे में जान लो और फिर देखो प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपनीज ऑडिट 2013। इस चैप्टर नंबर 7 से 30 मार्क्स का कवरेज है, मैं बता रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। तो चलिए अपने
स्टार्ट करते हैं विथ ओरिएंटेशन ऑफ ऑडिट। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, भूल जाओ एक बार इस सब्जेक्ट को। ऑडिट का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल सा आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। तो ऑडिट का डिक्शनरी मतलब होता है कुछ भी एग्जामिन करना, कुछ भी चेक करना। क्या करना? कुछ भी एग्जामिन करो या कुछ भी चेक करो, हो गया ऑडिट। आप शादी में गए, आप खाने को एग्जामिन कर रहे हो, चेक कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप ऑडिट कर रहे हो। आपके पास समझ लो, मतलब आज आप लोग सीएमए बन जाते हो या और कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप अचीव कर लेते हो, और आपने इंस्टीट्यूट में, फॉर एग्जांपल सीएमए इंस्टीट्यूट में, या फिर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाते हो तो आप आईसीआई में जाके अप्लाई किए कि हमें पेपर चेक करना है। तो जब आप पेपर चेक कर रहे हो स्टूडेंट्स का, तो वो भी आप क्या कर रहे हो? आप कुछ एग्जामिन कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो। तो ऑडिट का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? कुछ भी एग्जामिन करना, कुछ भी चेक करना। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग कॉर्पोरेट ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं। तो इस कॉर्पोरेट ऑडिटिंग वर्ड में ऑडिट किसका किया जाता है? तो यहां पर ऑडिट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। तो ऑडिट का मतलब हो गया कुछ भी एग्जामिन करना, कुछ भी चेक करना। तो हम क्या एग्जामिन करें, हम क्या चेक करें? हम चेक करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आते हैं? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं। तो ऑडिट का मतलब हो गया कुछ भी एग्जामिन करना, कुछ भी चेक करना। तो हम क्या एग्जामिन करेंगे, हम क्या चेक करेंगे? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करेंगे। चाहे मैं एग्जामिनेशन कहूं या मैं चेकिंग कहूं या मैं ऑडिट कहूं, एक ही बात है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्ड में हमें पता है, उसके अंदर आपका बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाता है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। अब एंटिटी के रिगार्ड में भी मुझे कुछ बातें आपको बतानी है। क्या हर एंटिटी का ऑडिट होता है क्या? जी हां। चाहे वो एंटिटी आपकी स्मॉल कंपनी हो, 1% कंपनी हो, प्रोड्यूसर कंपनी हो, निधि कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, हर एंटिटी का ऑडिट होता है। अब तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इतना समझा है कि ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन करना या फिर चेक करना, और वो एग्जामिनेशन और चेकिंग हम किसका करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। इसके अलावा कुछ भी नहीं समझा हमने, ठीक है। अब अपने डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जो पर्सन ऑडिट करता है, जो पर्सन ऑडिट करता है, एक नेचुरल पर्सन ऑडिट करता है, उसे क्या कहा जाता है? एक ह्यूमन बीइंग ऑडिट करता है, उसे कहा जाता है ऑडिटर। तो ऑडिटर ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी, और हर एंटिटी का ऑडिट होता है। मैं बता रहा हूं, हर एक एंटिटी का ऑडिट होता है, चाहे वो निधि कंपनी हो, प्रोड्यूसर कंपनी हो, 1% कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, हर कंपनी का ऑडिट होता है। अभी आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, मैं हैंड रिटन नोट्स खुद लिखवाऊंगा आपसे, ठीक है। अच्छा, हमें यह पता है कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी का ऑडिट करता है, बट क्यों करता है, क्या दरकार है उसे करने का? तो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी का ऑडिट इसलिए करता है ताकि वो अपना एक ओपिनियन व्यक्त कर सके, अपना एक राय दे सके। बट आप कोई भी ओपिनियन दोगे, कोई भी राय दोगे, तो बोल कर दोगे कि लिख कर दोगे? ऑब्वियस सा बात है, लिख कर देंगे। तो ऑडिटर ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी का, किस लिए करता है? ताकि वो अपना एक ओपिनियन व्यक्त कर सके, और वो ओपिनियन व्यक्त करता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट नोन एज ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर के द्वारा बनाया गया रिपोर्ट को ही ऑडिटर्स रिपोर्ट कहा जाता है। जो भी मैंने पढ़ाया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट करता चला जाऊंगा। क्लास एंड होने के बाद ही पूरा का पूरा कंटेंट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यह देखा कि ऑडिट का डिक्शनरी मीनिंग होता है कुछ भी एग्जामिन करना, कुछ भी चेक करना, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि एग्जामिनेशन हम क्या करेंगे, चेकिंग हम किसका करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी का, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और हर एंटिटी का ऑडिट होता है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। ये ऑडिट करता कौन है? तो ये ऑडिट करता है आपका ऑडिटर। जो भी ह्यूमन बीइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी का एग्जामिनेशन करता है, चेकिंग करता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑडिटर।
तो ये ऑडिट करता ही क्यों है? ऑडिटर ऑडिट किस लिए करता है? ताकि वो अपना एक ओपिनियन व्यक्त कर सके, अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। और ये जो ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है, क्या वो ओरली होता है, वर्बली होता है कि रिटन होता है? रिटन होता है। तो ऑडिटर के द्वारा बनाया गया रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो अब तक जो भी हमने समझा उसको मैंने समराइज कर देता हूं कि ऑडिटर एग्जामिन्स करता है, चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी, फिर चाहे वो एंटिटी आपकी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। और ये जो एग्जामिनेशन ऑडिटर करता है, किस लिए करता है? ताकि वो अपना एक ओपिनियन व्यक्त कर सके, और वो ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट नोन एज ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिट क्या हो गया? ऑडिट में ऑडिटर एग्जामिन करता है, चेक्स करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है आपका कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। और हर एंटिटी का ऑडिट होता है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो ना हो, प्रोड्यूसर कंपनी, निधि कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, हर एंटिटी का ऑडिट होता है। और ये जो एग्जामिनेशन, ये जो चेकिंग होता है, किस लिए होता है? ताकि वो अपना एक ओपिनियन व्यक्त कर सके, और ये ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट नोन एज ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझा है, अभी भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है? अभी तक मैंने पूरा का पूरा ऑडिट के बारे में सब कुछ नहीं बताया है। जब मैं बता दूंगा देन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? अब आप देखिए, ऑडिटर में एक रेड, ऑडिटर को मैंने एक रेड बॉक्स में रख दिया है, फिर एग्जामिनेशन को मैंने एक रेड बॉक्स में रखा है, और ओपिनियन को मैंने एक रेड बॉक्स में रखा है। तो विथ रिगार्ड टू ऑडिटर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, वो अपने डिस्कशन करेंगे। विथ रिगार्ड टू एग्जामिनेशन भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, उसका भी डिस्कशन होगा। एंड विथ रिगार्ड टू ओपिनियन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, उसका भी अपने डिस्कशन करते हैं एक एक करके, ठीक है? सो विथ रिगार्ड टू ऑडिटर, सॉरी, सबसे पहले करते हैं विथ रिगार्ड टू एग्जामिनेशन। हमने अभी समझा कि ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन करता है, चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी को। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। मैंने आपको अभी यह समझाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई सा भी एंटिटी का ऑडिटर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एग्जामिन करता है, चेक करता है। तो एक सवाल आता है दिमाग में कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं उसका एग्जामिनेशन, उसका चेकिंग ऑडिटर करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। ऑडिटर का काम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑडिटर का काम है सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं उसे चेक करना, उसे ऑडिट करना, ठीक है? यह अपना पहला बात खत्म हुआ। सो विथ रिगार्ड टू एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स के मन में जो क्वेरी आता उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। क्वेरी क्या था कि भैया आपने कहा ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन करता है, चेक करता है, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ एग्जामिन करता है, चेक करता है। ऑडिटर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर नहीं करता है, ठीक है? नाउ विथ रिगार्ड टू ऑडिटर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। देखिए, ऑडिटर कौन बन सकता है? केवल और केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटर बन सकता है। अब देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में कुछ लेवल्स ऑफ एग्जाम्स है, जैसे कि सबसे पहले आपको फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको इंटरमीडिएट क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आप फाइनल सीए फाइनल के एग्जामिनेशन को क्लियर करते हो, देन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो। मतलब ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो। अब जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो क्या आप ऑडिट करने चले जाओगे क्या? नहीं, ऐसे आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। जब आप सीए बने तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप जॉब कर लो, या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस कर लो, या फिर आप प्रैक्टिस में आ जाओ। अ सीए दैट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही केवल और केवल क्या कर सकता है? ऑडिटर बन सकता है। जब आप सीए क्वालिफाई करते हो तो आपको इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि मैं एक प्रैक्टिसिंग सीए बनना चाहता हूं, देयरफॉर प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट आप इशू कर दो, और इंस्टीट्यूट इशू कर देता है, ठीक है? तो एक सीए ऑडिटर नहीं बन सकता। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही केवल और केवल आपका ऑडिटर बन सकता है। अगर कोई सीए जॉब में है वो आपका ऑडिटर नहीं बन सकता है। अगर कोई सीए बिजनेस में है
तो वो भी आपका ऑडिटर नहीं बन सकता है। एक बात और सुन लो कि ऐसा कोई सीए जो जॉब कर रहा है किसी प्रैक्टिसिंग फर्म में, जैसे कि कोई बिग फोर्स में, जैसे कि डेलॉयट हो गया, केपीएमजी हो गया, इन सब में अगर वो काम कर रहा है, तो आप प्रैक्टिसिंग फर्म में जब जॉब करते हो देन तो आप ऑडिटर बन ही सकते हो ना। तो बात को समझो, a chartered accountant in practice, a chartered accountant in practice is only and only eligible to be qualified as an auditor of the company। ठीक है, अच्छा, जैसे कि समझो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं अपना प्रैक्टिस चलाता हूं, तो क्या सीए सतीश सुरेखा इन प्रैक्टिस रिलायंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। क्योंकि क्या मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं क्या? हाँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरे पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट भी है। सो देयरफॉर आई कैन ऑडिट, आई कैन एग्जामिन, आई कैन चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रिलायंस कंपनी। बट मुझे रिलायंस कंपनी को अपॉइंट तो करना पड़ेगा एज ऑडिटर। मैं बोल रहा हूं कि आई एम क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ रिलायंस कंपनी। तो रिलायंस कंपनी को मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता कौन है? रिलायंस कंपनी के मालिक। रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर। सो सीए सतीश सुरेखा कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, बट ये अपॉइंटमेंट करता कौन है? शेयर होल्डर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग। एक एजीएम बुलाया गया, उसमें शेयर होल्डर आए और शेयर होल्डर्स ने बोला कि भैया ये जो है सीए सतीश सुरेखा, इसे आप अपॉइंट कर दो एज ऑडिटर। तो विथ रिगार्ड टू एग्जामिनेशन कुछ क्वेश्चन थे हम लोगों ने समझे। विथ रिगार्ड टू ऑडिटर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, हमने समझे। ऑडिटर के रिगार्ड में दो बातें समझ में आई कि केवल और केवल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, और उसका अपॉइंटमेंट करता कौन है? शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो मालिक होते हैं, शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। देखो, ऑडिटर एग्जामिनेशन करता है, चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी, और हर एंटिटी का ऑडिट होता है, फिर चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो क्यों ऐसा ऑडिटिंग का काम क्यों करता है? ताकि वो अपना एक ओपिनियन व्यक्त कर सके ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी, और उस ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट नोन एज ऑडिटर्स रिपोर्ट। नाउ विथ रिगार्ड टू एग्जामिनेशंस हमारे पास कुछ सवाल थे, विथ रिगार्ड टू ऑडिटर हमारे पास कुछ सवाल थे, एंड विथ रिगार्ड टू ओपिनियन भी हमारे पास कुछ सवाल हैं। एक एक करके उसे समझते हैं। एग्जामिनेशन में हमने देखा कि ऑडिटर का काम है सिर्फ और सिर्फ चेक करना, एग्जामिन करना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो कहने का मतलब यह बना कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए उसको एग्जामिन, उसको चेक कौन करता है? ऑडिटर। ऑडिटर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन में घुसता नहीं है। नाउ विथ रिगार्ड टू ऑडिटर भी हमें कुछ बातें समझ में आई। A chartered accountant in practice, only and only a chartered accountant is in practice is qualified to be appointed as an auditor of the company। इसके अलावा कोई भी ऑडिटर नहीं बन सकता, और उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो वो करता कौन है? शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। अब विथ रिगार्ड टू ओपिनियन हमारे पास कुछ सवाल है। देखिए, विथ रिगार्ड टू ऑडिटर जो भी हमारे सवाल थे हम लोगों ने समझ लिए। विथ रिगार्ड टू एग्जामिनेशन जो सवाल थे हम लोगों ने समझ लिए। नाउ विथ रिगार्ड टू ओपिनियन भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, उसको अपने आप उठाते हैं। हम ये बात जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन करने के बाद, ऑडिट करने के बाद, ऑडिटर अपना एक ओपिनियन देता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट नोन एज ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर का ये जो ओपिनियन है इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये अपने समझने जा रहे हैं। देखो, आज रिलायंस कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, जैसे कि शेयर होल्डर्स, जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे कि लेंडर्स, जैसे कि इंप्लॉइज। इन सबको मिला जुलाकर क्या कहा जाता है? स्टेक होल्डर्स। तो कहने का मतलब यह बना कि रिलायंस कंपनी ने जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया
उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेक होल्डर्स का काफी इंटरेस्ट रहता है। वो जानना चाहते हैं कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो वो जानने के लिए सोर्स सिर्फ और सिर्फ यही है कि बैलेंस शीट देख लो उस कंपनी का या प्रॉफिट एंड लॉस देख लो। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि टाटा कंपनी या टाटा मोटर्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप मुझे सिंपल से एक बात बोलोगे, भैया हमको उसका बैलेंस शीट दिखाइए, हमको उसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाइए। देन ओनली मैं आपको बता सकता हूं कि टाटा मोटर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है। एक्नॉलेज करते हो इस बात को। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि कंपनी के द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंटरेस्ट होता है स्टेक होल्डर्स का। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफी सारी बातें बताई जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में यह बताया जाता है कि आपका कहां पर कितना प्रॉफिट हुआ। अब ये सारी की सारी बातें सच है या झूठ, इसको सर्टिफाई कौन करता है? इसको सर्टिफाई करता है ऑडिटर। तो जो ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, वो ओपिनियन का जबरदस्त इंपॉर्टेंस है, जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर कंपनी का स्टेक होल्डर्स, फॉर कंपनी का स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में आते हैं आपके गवर्नमेंट, इंप्लॉइज, शेयर होल्डर्स। ये सारे के सारे का काफी इंटरेस्ट रहता है कंपनी के बारे में जानने का, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। सो जस्ट टू इन्फॉर्म कंपनी को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी बातें बताई गई है वो सही है या नहीं। इसके लिए ही ऑडिटर के ओपिनियन का काफी इंपॉर्टेंस है। इस बात को थोड़ा अंग्रेजी में अगर बोला जाए तो बात यह बनेगी कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। इस चीज के रिगार्ड में ही ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है और कुछ नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हम यह बात जानते हैं कि ऑडिटर अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी, और यह ओपिनियन का काफी वैल्यू है किन लोगों के लिए? स्टेक होल्डर्स के लिए। तो वो स्टेक होल्डर्स ये जानना चाहते हैं, स्टेक होल्डर्स ऑडिटर से ये पूछते हैं कि देख भाई ऑडिटर सुन, तेरे को अपॉइंट किया गया है एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब मुझे एक बात बता कि ये जो टाटा मोटर्स है, इसके बैलेंस शीट, इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी बातें बताई जा रही है, क्योंकि प्रिपरेशन तो तू करता नहीं है, प्रिपरेशन तो मैनेजमेंट करता है, तो मैनेजमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी बातें बताई गई है वो सच है या नहीं। दैट इज वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। अच्छा, अब एक डाउट आता है। मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर दिया, ऑडिटर ने यह बता दिया कि हां ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स विश्वास कर लेंगे? डेफिनेटली विश्वास कर लेंगे। तो सवाल यह आता है कि क्या ऑडिटर एकदम दूध का धुला हुआ होता है क्या? ऑडिटर भी तो करप्टेड हो सकता है। सवाल को समझो क्या हो रहा है। मैं यह कहता हूं कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटर बताता है कि यह सच है या झूठ। दैट इज ऑडिटर कमेंट करता है, ऑडिटर अपना एक ओपिनियन देता है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। और स्टेक होल्डर जो रहते हैं वो आंख बूंद कर, एकदम आंख बंद कर पूरा का पूरा भरोसा करते हैं ऑडिटर पे कि यार ऑडिटर ने सर्टिफाई कर दिया ना, मतलब इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। तो डाउट यह आएगा कि ऑडिटर क्या कोई दूध का धुला हुआ है क्या? वो राम भगवान का अवतार है क्या कि वो झूठ बोल ही नहीं सकता, वो करप्ट हो ही नहीं सकता? हां, ऑडिटर एकदम करप्टेड आदमी नहीं होता है। ऑडिटर से सीधा साधा आदमी, ऑडिटर से शुद्ध आदमी इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बात को मैं नहीं बताता हूं, इस बात को आपका लॉ बता रहा है। ऑडिटर एकदम मतलब क्या बोले, साफ सुथरा आदमी है। इस बात की पुष्टिकरण करने के लिए 3 बातें बताई गई आपके लॉ में। सबसे पहला कि ऑडिटर का जब अपॉइंटमेंट होता है तो ऐसे बंदे को अपॉइंट करो एज ऑडिटर जो कि ना ही कंपनी का ऑफिसर हो ना ही कंपनी का इंप्लॉय हो। तो ऑडिटर सच होगा कि नहीं होगा? ऑडिटर सीधा साधा होगा कि नहीं होगा? ऑडिटर साफ सुथरा आदमी होगा कि नहीं होगा? तो पहला क्या बोला गया, ऐसे बंदे को अपॉइंट करो एज ऑडिटर जो कि ना ही कंपनी का ऑफिसर है ना ही कंपनी का इंप्लॉय है। दूसरी बात, ऑडिटर के द्वारा दिया गया ओपिनियन एकदम निष्पक्ष है, एकदम अनबायस्ड है। इस बात का पुष्टिकरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करता है। इस बात का पुष्टिकरण लॉ ऑफ इंडिया भी करता है। देयरफॉर ऑडिटर पर कोई लांछन आप लोग नहीं लगा सकते हो। तो पहला क्या बात बोला गया
मतलब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि ऑडिटर करप्टेड हो ही नहीं सकता, 3 बातें हैं। एन ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ऑडिटर एकदम निष्पक्ष है, ऑडिटर एकदम इंडिपेंडेंट है। इस बात को जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है? इस बात को जस्टिफाई करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। और तीसरा यह बोला जा रहा है कि ऑडिटर की जो पोजीशन होती है किसी भी कंपनी में, वो एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है। इस स्टैट्यूटरी पोजीशन का मतलब यह हो गया कि ऑडिटर का पोजीशन आप वेकेंट नहीं रख सकते हो। मतलब समझो बात को क्या हो रहा है कि एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एन ऑडिटर होल्ड्स स्टैट्यूटरी पोजीशन इन द कंपनी। स्टैट्यूटरी पोजीशन का मतलब यह हो गया कि ऑडिटर की सीट आप वेकेंट नहीं रख सकते हो। ऐसा नहीं चलेगा कि कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं किया। ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, क्योंकि जब हर एंटिटी का ऑडिट होता है, देयरफॉर हर एंटिटी को ऑडिटर भी चाहिए। और जब ऑडिटर चाहिए, इसका मतलब ये वाला बात हो गया कि ऑडिटर की सीट, ऑडिटर का पोजीशन कभी भी वेकेंट नहीं रह सकता है। एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। इस बात को अपने डिटेल में और समझेंगे आगे जाकर। विथ रिगार्ड टू दिस पॉइंट अभी डिस्कशन काफी करना है मुझे, ठीक है। तो अगर यहां पर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सो विथ रिगार्ड टू एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो मुझे देना था ऑडिट का, मैंने काफी सारी बातें बताई है, और जो भी मैंने आपको अभी तक समझाया उसे मैं समराइज कर रहा हूं एक पेज में। देखो, ऑडिट कौन करता है? ऑडिट करता है एक नेचुरल पर्सन जिसे कहा जाता है ऑडिटर। एक ऑडिटर कौन बन सकता है? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। जो भी अभी तक हम लोगों ने समझा है ना, आप लोग का समराइजेशन हो चुका है इस पेज में अब, ठीक है। ये आपको लिखना है। तो ऑडिट इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन नोन एज ऑडिटर। ऑडिटर कौन बन सकता है? तो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। कौन बन सकता है? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता कौन है? शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। कौन करता है? कंपनी के मालिक करते हैं, शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है इट मे बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। देखिए, अब यहां पर मैंने इंडिपेंडेंट वर्ड को भी इंसर्ट कर दिया है, क्योंकि ऑडिटर करप्टेड हो ही नहीं सकता। ऑडिटर के द्वारा बताई गई बातें सारी की सारी सच है। इस बात को इंश्योर कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ इंडिया। ऑडिटर की जो भी ओपिनियन है, ऑडिटर के द्वारा दिया गया जो भी रिपोर्ट है, वो एकदम निष्पक्ष है, एकदम अनबायस्ड है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन हम किन चीजों का करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। तो ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। डिपेंडेंट एग्जामिनेशन की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। और चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एंटिटी का ऑडिट होगा। तो ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। और ये जो एग्जामिनेशन ऑडिटर करता है, किस लिए करता है? सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। किस लिए ऑडिटर ऑडिट कर रहा है? ताकि वो अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके, और इस ओपिनियन को वो एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट नोन एज ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओपिनियन किस रिगार्ड में देता है? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। हम लोगों ने यही समझा, ठीक है। तो एक बार फिर से बोलते हैं कि ऑडिट कौन कंडक्ट करता है? एक ह्यूमन बीइंग करता है, जिसे कहा जाता है ऑडिटर। ऑडिटर कौन बन सकता है? तो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। फिर इस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो कंपनी के मालिक करते हैं, दैट इज शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन डिपेंडेंट एग्जामिनेशन। नहीं, डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। कहां से तुम लोग डिपेंडेंट बोल रहा है? ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। फिर चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या वो एंटिटी नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, हर एंटिटी का ऑडिट होगा। ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया। ऑडिट किस लिए किया?
ताकि वो अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके ऑन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उस ओपिनियन को एक्सप्रेस किस तरीके से किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट नोन एज ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ऑडिटर्स रिपोर्ट देकर अपना ओपिनियन बता दिया। ओपिनियन किस रिगार्ड में दिया जाएगा? कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी ने प्रिपेयर किया है, कंपनी के द्वारा प्रिपेयर किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। आर शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। एक बार फिर से बोलो। ऑडिटर को जो ह्यूमन बीइंग ऑडिट करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑडिटर। कौन ऑडिटर बन सकता है? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता कौन है? शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है। What is audit? Audit may be defined as an independent examination. Dependent नहीं है, independent है। तो audit may be defined as an independent examination. Examination किसका किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आते हैं? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। और हर एंटिटी का ऑडिट होता है, फिर चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, हर एंटिटी का ऑडिट होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। तो ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी एंड सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। एग्जामिनेशन किस लिए कंडक्ट किया जाता है? ताकि वो ऑडिटर अपना एक ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट नोन एज ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, ताकि वो अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट नोन एज ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओपिनियन किस रिगार्ड में? whether the financial statements are showing true or fair view or not. whether the financial statements are showing true or fair view or not. इतने बातें दिमाग में गई। फिर आ जाइए तीसरा बात। ऑडिटर करप्टेड आदमी नहीं है। ऑडिटर से ज्यादा साफ सुथरा आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। इस बात को इंश्योर करने के लिए 3 बातें बताई गई है। कोई भी कंपनी का जो ऑडिटर बनेगा वो ना ही ऑफिसर हो सकता है उस कंपनी का, ना ही इंप्लॉय हो सकता है। सो ऑडिटर कैन नॉट बी ऑफिसर और इंप्लॉय ऑफ द कंपनी। ऑडिटर के द्वारा बताई गई सारी की सारी बातें सच है। ऑडिटर ने जो ये अपनी ओपिनियन व्यक्त की है वो अनबायस्ड है, इंडिपेंडेंट है। इस बात का पुष्टिकरण कौन करता है? लॉ ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एन ऑडिटर होल्ड्स अ स्टैट्यूटरी पोजीशन इन द कंपनी। एन ऑडिटर होल्ड्स अ स्टैट्यूटरी पोजीशन इन द कंपनी। तो इतना ही हम लोगों ने अभी तक समझा है, ये आप लोगों को लिखना है। अब मेरे साथ साथ आप लोग लिखते चले जाओ। ठीक है, देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जो बंदा ऑडिट करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑडिटर। ऑडिटर कौन बन सकता है? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, ऑडिट का मतलब क्या होता है? तो ऑडिट में भी डिफाइंड एज अ डिपेंडेंट एग्जामिनेशन। डिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। तो ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किस चीजों का? एग्जामिनेशन किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। और हर एंटिटी का ऑडिट होता है, फिर चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो ना हो, हर एंटिटी का ऑडिट होगा। तो ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी एंड सच एन एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन किस लिए कंडक्ट किया जाता है? ताकि ऑडिटर अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट नोन एज ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओपिनियन किस रिगार्ड में? कि मैनेजमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया गया है, मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो सही है या गलत। मतलब ऑडिटर कमेंट करता है, ऑडिटर ओपिनियन देता है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। ऑडिटर करप्टेड आदमी हो ही नहीं सकता। इस बात की पुष्टिकरण करने के लिए 3 बातें बताई गई है। सबसे पहला कि ऑडिटर, जो भी कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, यह बात ध्यान रख लेना कि ऑडिटर कैन नाइदर बी एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ऑडिटर की सारी बातें, ऑडिटर ने जो अपनी ओपिनियन व्यक्त की है वो एकदम इंडिपेंडेंट है, एकदम अनबायस्ड है। इस बात को सार्थक कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ इंडिया। देयरफॉर ऑडिटर पे कोई शक नहीं करेगा।
और तीसरा ये वाला बात बताया गया कि एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिटर होल्ड्स अ स्टैट्यूटरी पोजीशन इन द कंपनी। तो विथ रिगार्ड टू ऑडिट, विथ रिगार्ड टू ओरिएंटेशन ऑफ ऑडिट, जितनी बातें मैंने बतानी थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। सो ओरिएंटेशन ऑफ ऑडिट अपना समाप्त। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्लास, जिसमें फाइनली अपने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच डील्स विथ प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, कॉर्पोरेट ऑडिटिंग इस सब्जेक्ट में कुल मिलाकर हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 6 है विथ रिगार्ड टू बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, जिसका वेटेज आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 7 है प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। यह चैप्टर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पूरा कोर्स अपना लगभग 18-19 क्लास का है, जिसमें 60% क्लासेस यही चैप्टर खा जाएगा। इसका वेटेज कितना है? 30 मार्क्स का है। समझ पा रहे हो द ग्रेविटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड चैप्टर नंबर 8 है आपका विथ रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ स्पेशल अंडरटेकिंग्स, और इसका वेटेज है आपका 10 मार्क्स का। आज क्योंकि अपना पहला क्लास है, देयरफॉर ज्यादा से ज्यादा फोकस हैंड रिटन नोट्स पर ही रहेगा, वरना इस सब्जेक्ट के लिए अपना भागवत गीता, अपना बाइबल, अपना कुरान क्या है? इंस्टीट्यूट का मैथ। दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग, एंड आपके सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको कौन सा मॉड्यूल फॉलो करना है, आपको कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना है? इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। क्योंकि ऑडिट के लिए एकदम निर्धारित है ये वाला बात कि जैसा आपका मैट बोल रहा है वही बातें आपको लिखकर आनी है, मन से लिखा हुआ कुछ भी नहीं चलेगा। इसी बात को इंश्योर करने के लिए मैंने अपना मॉड्यूल बनाया ही नहीं ऑडिट का, आपको इंस्टीट्यूट का मैट ही रेफर करना है। बट क्या आज के क्लास में अपने मॉड्यूल खोलेंगे क्या? नहीं, सिर्फ हैंड रिटन नोट्स पर ही फोकस रहेगा, एंड जो भी हैंड रिटन नोट जरूरी है मैं आपको लिखवा दूंगा। सो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 7 प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, और आज का सेक्शन है सेक्शन नंबर 39, सेक्शन नंबर 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या यह सेक्शन आज ही कंप्लीट हो जाएगा क्या? नहीं, अगले क्लास में सेक्शन नंबर 139 पूरा का पूरा ओवर हो जाएगा। इस सेक्शन में किन बातों का जिक्र होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रोटेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, फर्स्ट ऑडिटर, इन सारी काफी सारी बातों के बारे में अपने समझेंगे यहां पर। बट आज अपने स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ये श्री गणेश भी करना रहता है ना, तो श्री गणेश करते हैं विथ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। नाउ विथ रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कुछ बातें तो आपको पता है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं कि नहीं ऑडिटर को, और ये शेयर होल्डर्स कहां पे अपॉइंट करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट देखिए भैया, हमें पता है शेयर होल्डर्स करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। बट ये जो ज्ञान आपको पता है, ये संपूर्ण ज्ञान है कि आधा अधूरा ज्ञान है? ये आपका आधा अधूरा ज्ञान है। तो पूरा ज्ञान ये है कि शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को एनुअल जनरल मीटिंग में, ये बात तो पक्का है। बट इसके लिए उन लोगों को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, दैट इज शेयर होल्डर्स को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जिसे कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो पूरा ज्ञान क्या बना कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कंपनी के मालिकों के द्वारा ही की जाती है। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। सो ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, जिसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। नाउ विथ रिगार्ड टू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कुछ बातें और समझनी होगी। देखिए, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। अगर आप कंपनी लॉ को पढ़ोगे तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। कुछ मुद्दों के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है, कुछ मुद्दों के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। कौन से मुद्दों के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है और कौन से मुद्दों के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, यह आपका कंपनी लॉ डिसाइड करता है। हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं कौन से मुद्दों के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और कौन से मुद्दों के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। इसका डिसीजन कौन लेता है? कंपनी लॉ। तो समझ के चलो, हमारे पास एक मुद्दा आया कि हमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, इसके बारे में हमें जानना है।
तो अपने कंपनी लॉ का बुक खोलेंगे, कंपनी लॉ के बुक के सेक्शन नंबर 139 में जब अपने जाएंगे तो वहां पर एकदम कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया गया है कि अगर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का मुद्दा है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया जाएगा, उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास करेंगे अपने। समझ में आ रहा है? तो यही ज्ञान अब अपना संपूर्ण हो गया है कि ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है क्या? नहीं। ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ही शेयर होल्डर्स की अपॉइंटमेंट की जाएगी। ये कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन नंबर 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आया? अब अगला सवाल, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो गई तो कितने साल तक ये ऑडिटर अपॉइंटेड रहेगा? ये वाला बात बताइए, मतलब टेन्योर बताइए, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट बताइए। तो है 5 साल। कितना है? ऑडिटर जो अपॉइंट किया गया वो 5 साल तक उस कंपनी का ऑडिटर बनकर रहेगा। अब 5 साल देखकर भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि ये 5 साल कब से लेकर कब तक है। तो समझिए, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कहां पर होती है? एनुअल जनरल मीटिंग में। तो जिस एनुअल जनरल मीटिंग में, एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं हम, जिस एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की गई, एज्यूम करके चलो वो उस कंपनी का पहला एनुअल जनरल मीटिंग है। जरूरी नहीं है वो कंपनी का पहला एनुअल जनरल मीटिंग हो, लेकिन आप ये एज्यूम करो, आप ये कंसीडर करो कि वो कंपनी का पहला एनुअल जनरल मीटिंग है और वहां से 5 साल तक जोड़ो। तो ऑडिटर कब तक अपॉइंटेड रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। नहीं समझ में आया? देखो फिर से सुनो, जिस एजीएम में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की गई है, एज्यूम करके चलो, कंसीडर करो कि वो कंपनी का पहला एजीएम है और फिर वहां से 5 साल जोड़ेंगे तो फर्स्ट एजीएम 1 + 5 हो गया ना। जिस एजीएम में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की गई है उसे अपने कंसीडर कर रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो कंपनी का पहला एजीएम है, तो वहां से 5 साल जोड़ो तो ऑडिटर विल बी रिमेनिंग अपॉइंटेड टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। यही बात को आपके लॉ के लैंग्वेज में किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है देखो। द ऑडिटर होल्ड्स ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन of the AGM in which he is appointed to the conclusion of 6th AGM considering the AGM जिसमें उसका अपॉइंटमेंट किया गया था as the first AGM। यही बात मैंने समझाया, यही समझे ना आपने कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। जिस एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया गया उससे आप कंसीडर करके चलो, एज्यूम करके चलो कि वो कंपनी का पहला एजीएम है। हो सकता है वो कंपनी का पहला एजीएम ना हो, लेकिन फिर भी आप ये एज्यूम करो कि वो कंपनी का पहला एजीएम है और वहां से 5 साल तक जोड़ो। इसलिए लिखा हुआ है कि ही शैल बी होल्डिंग ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल सुनो और। अगर कंपनी का 27वां एजीएम चल रहा है और उस 27वें एजीएम में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की गई है तो वो ऑडिटर कौन से एजीएम तक अपॉइंटेड रहेगा? 27वें एजीएम में अगर उसकी अपॉइंटमेंट हुई है तो वहां से 5 साल जोड़ लो तो 28, 29, 30, 31, 32, मतलब 32nd एजीएम तक ही विल बी रिमेनिंग अपॉइंटेड। उसका पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट कब तक रहेगा? 32nd एजीएम तक। समझ में आया इतना? ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन। इस पर थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी हमें। क्या लिखा है समझो, द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। लिखा हुआ है कि नहीं? कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। तो इस कंक्लूजन वर्ड पर हम अपने थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो 1/4/2023 को समझ लो कोई भी कंपनी का एजीएम होल्ड किया गया और 11 बजे एजीएम स्टार्ट हुई। इसके बाद सीए श्याम जो कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी अपॉइंटमेंट कितना बजे हो गई? 12 बजे। एजीएम कितना बजे स्टार्ट हुआ? 11 बजे। सीए श्याम का अपॉइंटमेंट कितना बजे हो गया? एनुअल जनरल मीटिंग में 12 बजे। और वो मीटिंग खत्म कितना बजे हुई? मीटिंग कंक्लूड कितना बजे हुई? 3 बजे। फैक्ट समझ में आ रहा है? देखो एजीएम 1/4/2023 को होल्ड किया गया था, एजीएम स्टार्ट हुआ 11 बजे। जो नया सीए इन प्रैक्टिस जिसको अपॉइंट किया गया है एज ऑडिटर, वो कितना बजे कर दिया गया? 12 बजे। मीटिंग 11 से 3 चली, लेकिन 12 बजे ही ये डिसाइड कर लिया गया कि अब से सीए श्याम जो है ही विल बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी। और मीटिंग खत्म हुआ 3 बजे।
तो ये जो शाम का अपॉइंटमेंट हुआ, ये कौन से समय से विथ इफेक्ट में आया? 11 बजे, 12 बजे कि 3 बजे? तो लॉ बोलता है कि मीटिंग कंक्लूड कितना बजे हुई, मुझे ये वाला बात बताइए। मीटिंग खत्म कितना बजे हुई? मीटिंग खत्म हुई है आपकी 3 बजे। सो देयरफॉर शाम का अपॉइंटमेंट कब से माना जाएगा? 3 बजे। कंक्लूजन ऑफ एजीएम, ये देखो कि मीटिंग खत्म कितना बजे हुआ है। हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि मीटिंग स्टार्ट आपका 11 बजे हुआ था, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट आपका 12 बजे हो गया था, नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ और सिर्फ यह देखना है कि मीटिंग कंक्लूड कितना बजे हुआ, क्योंकि लॉ बोलता है कि ऑडिटर होल्ड करता है ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। जब मीटिंग कंक्लूड हुई वहां से 5 साल है कि नहीं? यहां पर देखो, द ऑडिटर होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम। अगर यहां पर 27वें एजीएम की बात हो रही है, तो 27वां एजीएम खत्म कब हुआ, वहां से 5 साल जोड़ो। तो यहां पर एग्जांपल में देखा कि मीटिंग 3 बजे खत्म हुआ है, तो 3 बजे माना जाएगा कि सीए श्याम, जो कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो अब तक हमने जो भी समझा एक बार फिर से उसे रिपीट करते हैं। हम देख रहे हैं कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा हो रही है। तो ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, जिसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। पहला बात, ये जो ऑडिटर अपॉइंटेड होते हैं, इसका टेन्योर, इनका पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट कितने साल का होता है? 5 साल का। तो ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम इन विच ही इज अपॉइंटेड टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जिस एजीएम में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की गई है वो उस कंपनी का पहला एजीएम है। इतना हमने समझा। यहां पर ध्यान देने वाला बात यह है कि कंक्लूजन वर्ड पर हम लोग ये ना भूल जाए कि अगर मीटिंग स्टार्ट हुआ 11 बजे, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो गई 12 बजे और मीटिंग कंक्लूड हुआ 3 बजे, तो माना जाएगा कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कब से है? जब मीटिंग कंक्लूड हुआ, जब मीटिंग खत्म हुआ है। इतना ही समझा अभी तक हम लोगों ने। अब एक कंसेप्ट आते हैं जिसे कहा जाता है एडजर्न्ड मीटिंग। ये एक हल्का सा, थोड़ा सा आपको लग सकता है ऊपर नीचे, बट ये काफी आसान सा कंसेप्ट है। देखो, एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इनकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई 2 मार्च 2023 को। कितना? 2 मार्च 2023 को। इस कंपनी का एक ऑडिटर था जिसका नाम है सीए रजत। सीए रजत का इस पर्टिकुलर डे, दैट इज 2 मार्च 2023 को 5 साल का पूरा टेन्योर खत्म हो रहा है। तो ऑन द डेट ऑफ एजीएम सीए रजत का 5 साल का टेन्योर समाप्त। एक नया ऑडिटर का नाम प्रपोज किया गया है जिसका नाम है सीए हरि। तो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसीजन चल रहा है कि क्या सीए हरि को अपॉइंट किया जाए या ना किया जाए। बट कोई भी रीजन के कारण जिस मुद्दा के लिए एजीएम बुलाया गया, वो मुद्दा रिजॉल्व ही नहीं हुआ। मतलब समझो क्या हो गया कि एनुअल जनरल मीटिंग किस लिए बुलाया गया था? ताकि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा हो सके, यह डिसाइड किया जा सके कि सीए हरि को अपॉइंट करना है या नहीं करना है, या फिर सीए रजत के साथ ही कंटिन्यू किया जाए। बट डिसीजन हो ही नहीं सका। एनुअल जनरल मीटिंग में यह डिसीजन लिया ही नहीं जा सका कि कौन से ऑडिटर को अपॉइंट करे। इसीलिए इस एनुअल जनरल मीटिंग को मुलतवी किया गया आगे 1 महीना के लिए। तो डेट ऑफ ओरिजिनल एनुअल जनरल मीटिंग कितना हो गया? 2 मार्च 2023। और क्योंकि 30 दिनों के लिए एनुअल जनरल मीटिंग को मुलतवी किया गया है, एक्सटेंड किया गया है, तो यह जो मुलतवीड एनुअल जनरल मीटिंग है, यह जो टेम्पररी पीरियड के लिए उसे आगे किया गया, एक्सटेंड किया गया है, तो मुलतवीड एनुअल जनरल मीटिंग को कहा जाता है एडजर्न्ड एनुअल जनरल मीटिंग। सो 2/3/2023 से अपने 30 दिन अगर जोड़ दे तो डेट ऑफ एडजर्न्ड एनुअल जनरल मीटिंग कितना हो गया? 2/4/2023। देखो, डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग था अपना 2 मार्च 2023। सीए रजत का टेन्योर 5 साल का खत्म हो गया। यह डिसाइड करना है कि हरि को अब अपॉइंट करना है या नहीं करना है। एजीएम बुलाया गया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, बट कोई भी रीजन के कारण फैसला नहीं हो पाया। तो क्योंकि एजीएम में फैसला नहीं हो पाया, इसीलिए इस पर्टिकुलर एजीएम को मुलतवी किया गया, एक्सटेंड किया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। अब सवाल यह है कि यह जो टेम्पररी पीरियड है 30 दिन का, इस 30 दिन के लिए किसे ऑडिटर कंसीडर किया जाएगा?
रजत को कंसिडर किया जाएगा कि हरि को कंसिडर किया जाएगा? तो बोला जाता है कि टेम्पररी पीरियड में अगर ये जो टेम्पररी पीरियड है 30 दिन का, इसमें एग्जिस्टिंग ऑडिटर, और हमारे एग्जांपल में एग्जिस्टिंग ऑडिटर कौन था? सीए रजत, ही विल बी कंटिन्यूड टू बी अपॉइंटेड या एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड नहीं है, सीए रजत को ही ऑडिटर माना जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ओरिजिनल एनुअल जनरल मीटिंग कब थी? 2 मार्च 2023। कोई भी रीजन के कारण इस एनुअल जनरल मीटिंग में यह डिसीजन नहीं लिया जा सका कि सीए रजत या सीए हरि किसे ऑडिटर अपॉइंट करे अपने, तो इस कारण इस एनुअल जनरल मीटिंग को 30 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया, मुलतवी किया गया। तो उस मुलतवीड एनुअल जनरल मीटिंग को कहा जाता है एडजर्न्ड एनुअल जनरल मीटिंग। तो यह टेम्पररी पीरियड में, इस टेम्पररी पीरियड में एग्जिस्टिंग ऑडिटर जो कि आपका सीए रजत है, उसे ही माना जाएगा एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऑल्दो इसका टेन्योर इस दिन खत्म हो गया था, 2 मार्च 2023 को इसका टेन्योर खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी अगर मीटिंग एडजर्न्ड हो जाती है तो उस टेम्पररी पीरियड में एग्जिस्टिंग ऑडिटर को ही, एग्जिस्टिंग ऑडिटर हमारे एग्जांपल में कौन है? सीए रजत। एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल रिमेन टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होता है बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, ही शैल बी होल्डिंग द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। अगर कोई ऐसा एजीएम होता है जिसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई, तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। इतना ही समझा हम लोगों ने? अब तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा एक बार उसे थोड़ा रिकैपिचुलेट करते, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ऑडिट कंडक्ट किया जाता है बाय अ ह्यूमन बीइंग, बाय अ नेचुरल पर्सन नोन एज ऑडिटर। ऑडिटर कौन हो सकता है? केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग, जिसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। व्हाट इज ऑडिट? तो ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। डिपेंडेंट एग्जामिनेशन की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, तो ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो। तो ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। और हर एंटिटी का ऑडिट होता है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। तो ऑडिट में भी डिफाइंड as an independent examination of the financial statements of an entity whether profit oriented or not, and such an examination, auditor ये examination किस लिए करता है? ताकि वो अपनी एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके, व्यक्त कर सके, और वो ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट नोन एज ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो ओपिनियन ऑडिटर देता है, किस लिए देता है? ताकि वो ये बात बता सके कि मैनेजमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है या गलत। दैट इज वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। ऑडिटर क्या करप्ट आदमी नहीं हो सकता क्या? नहीं, ऑडिटर एकदम शुद्ध आदमी है, दूध का धुला हुआ आदमी है। क्योंकि ऑडिटर कोई किसी भी पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो कि कंपनी का ऑफिसर है, कंपनी का एम्प्लॉय है, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऑडिटर ने जो भी बातें कही है वो सारी की सारी निष्पक्ष है, वो एकदम इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है। इस बात का पुष्टिकरण कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ इंडिया। और एक ऑडिटर का स्टैट्यूटरी पोजीशन होता है कंपनी में। इतना समझा हम लोगों ने? फिर हम लोगों ने देखा सेक्शन नंबर 139। सो सेक्शन नंबर 139 में हम लोगों ने केवल और केवल 3 बातें समझी अभी तक, कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये ऑडिटर का टेन्योर कितना है? 5 साल का। तो ही शैल बी होल्डिंग ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। अगर कोई एजीएम बुलाया गया जिसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करना था, ऑडिटर को अपॉइंट करना था, लेकिन वो अपॉइंटमेंट का काम नहीं किया गया उस एजीएम में, तो उस एजीएम को मुलतवी किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, जिसे अपने एडजर्न्ड एजीएम कहते हैं। तो उस टेम्पररी पीरियड में एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू रिमेन द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। इतना ही समझा हम लोगों ने, ठीक है? अच्छा, अब डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग ये वाला बात जानते हैं कि एक ऑडिटर स्टैट्यूटरी पोजीशन होल्ड करता है किसी भी कंपनी में, ठीक है? इस स्टैट्यूटरी पोजीशन का मतलब क्या हो गया? कि कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा।
और जब कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कर लेता है तो सरकार को भी बताना पड़ता है। तो अब तक हम लोगों ने यह समझा कि शेयर होल्डर्स ऑडिटर को अपॉइंट करता है। अब जब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो गई, और क्योंकि ऑडिटर एक स्टैट्यूटरी पोजीशन होल्ड करता है कंपनी में, इसीलिए उस कंपनी को सरकार को भी बताना पड़ता है कि सुन लीजिए, हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया है। पहले शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर देते हैं, उसके बाद कंपनी क्या करती है, एक फॉर्म फाइल करती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। कंपनी क्या करती है, एक फॉर्म फाइल करती है जिसका नाम है ADT1। ADT1 ये फॉर्म फाइल कर कंपनी क्या बोलती है, सरकार को बता देती है कि हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया है। तो ये फॉर्म कब तक फाइल करना पड़ता है, 15 दिन के अंदर। 15 दिन मतलब समझो, शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया ऑडिटर को 2 मार्च 2023। यहां से 15 दिन के अंदर कंपनी को ROC को बताना पड़ता है कि हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है, और जिसके लिए कंपनी क्या करती है, एक फॉर्म फाइल करती है विद ROC ADT1। आज अगर कंपनी को, अगर यह कहा जा रहा है कि कंपनी को ROC को बताना पड़ता है, ROC मतलब हो गया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कि हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया गया, तो क्या वो फोन में बताएगा क्या, एक फॉर्म फाइल कर दो, तो उस फॉर्म का नाम है ADT1। और हर साल ये फॉर्म नहीं फाइल करना पड़ता है। ऑडिटर का टेन्योर कितना, 5 साल, तो 5 साल में एक बार बस जैसे अपॉइंटमेंट हुआ उसके 15 दिन के अंदर आप ये फॉर्म फाइल करके बता दो ROC को कि हमने अपॉइंट कर लिया। हर साल आपको ये फॉर्म नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यही लिखा हुआ है कि कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल ADT1 विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट विद ROC। जैसे ही ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया शेयर होल्डर्स ने, उस डेट से 15 दिन के अंदर आपको ROC को इंटीमेट करना पड़ेगा, और जिसके लिए आप क्या करते हो, आप फॉर्म ADT1 फाइल कर देते हो। तो अब स्टोरी क्या बना देखो, कि ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, जिसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। यह जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, ही शैल बी होल्डिंग द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। अगर कोई ऐसा AGM हुआ जिसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकी, और उस कारण एक एडजर्न्ड एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड किया जा रहा है, तो यह जो टेम्पररी पीरियड है, इसमें एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू रिमेन द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब जब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो गई है, तो क्योंकि ऑडिटर एक स्टैट्यूटरी पोजीशन होल्ड करता है कंपनी में, देयरफॉर कंपनी को सरकार को बताना पड़ता है कि हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। तो कंपनी क्या करता है, विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ROC में एक फॉर्म फाइल कर देता है ADT1, जिससे यह पुष्टिकरण हो जाता है कि हां, कंपनी ने ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया है। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझा है, ठीक है। तो जो हमने अभी जस्ट रिवाइज किया, उसको थोड़ा और समराइज फॉर्म में बोला जाए, उसका थोड़ा और संक्षेप किया जाए, तो केवल और केवल 2 बातें निकल कर आती है। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, और फिर कंपनी सरकार को बता देती है कि हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है बाय फाइलिंग फॉर्म ADT1। 15 दिन के अंदर बता देती है। अब डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस बात को एक्नॉलेज कीजिए, इस बात को समझिए कि शेयर होल्डर के पास कितना बड़ा राइट है ऑडिटर को अपॉइंट करने का। और यह जो राइट शेयर होल्डर को मिला है, यह गलत भी नहीं है, क्योंकि कंपनी के मालिक तो शेयर होल्डर्स ही होते हैं, और उन्हीं के पास यह राइट होना चाहिए। और यह जो ऑडिटर जिसे शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, यह निष्पक्ष है, यह इंडिपेंडेंट है, यह अनबायस्ड है। इसका ध्यान कौन रखता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऑडिटर एकदम साफ सुथरा है, उसमें कोई भी दाग नहीं है, वो एकदम बेदागी है। इस बात का ध्यान लॉ ऑफ इंडिया भी रखता है, जिस कारण स्टेक होल्डर्स ऑडिटर के द्वारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आंख बंद करके भरोसा कर देते हैं। दैट इज, अगर ऑडिटर ये कमेंट कर दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, तो स्टेक होल्डर्स उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर पूरा का पूरा भरोसा करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, लॉ एकदम सही है। चलो अब थोड़ा दिक्कत पैदा करते हैं। एक सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूं। 4 लोग हैं, सतीश, राम, हरि और राघव। चारों के चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है। सबका क्वालिफिकेशन यूनिफॉर्म है कि नहीं है? सतीश भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राम, हरि और राघव भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। तो क्वालिफिकेशन में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्सपीरियंस ऑफ वर्क का बात जब आता है, तो सतीश का एक्सपीरियंस एवरेज है,
राम और हरि का एक्सपीरियंस गुड है, अच्छा है, लेकिन जो राघव है इसका एक्सपीरियंस जबरदस्त है, एक्सेलेंट वर्क एक्सपीरियंस है इसका, मतलब काम अच्छा समझा हुआ है, इसको काम अच्छी तरीके से आता है। अब एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज गवर्न्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। हर एक सीए, जैसे कि मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो आई एम गवर्न्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। और इस एक्ट में कुछ 34 मिसकंडक्ट्स दिए गए हैं। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सीए से कहता है कि जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो इन 34 गलत काम में कभी भी इंडल्ज मत होना, क्योंकि अगर आप इंडल्ज हुए तो मैं आप पर फाइन लगाऊंगा, मैं आप पर पेनल्टी लगाऊंगा, हो सकता है आपकी डिग्री छीन लूं, हो सकता है आपका प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट भी मैं छीन सकता हूं, इतना पावर है मेरे पास। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि एवरी सीए इज गवर्न्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। और उस एक्ट को जब आप पढ़ते हो तो उसमें 34 मिसकंडक्ट्स दिए गए हैं। 34 मिसकंडक्ट्स कहने का मतलब यह हो गया कि आईसीएआई हर चार्टर्ड अकाउंटेंट से कह रहा है, मुझसे भी कह रहा है कि भैया तूने सीए क्वालिफाई कर लिया, बहुत अच्छा बात है, बट इन 34 गलत काम में कभी भी इंडल्ज मत होना, वरना मैं तुझ पर फाइन लगा सकता हूं, मैं तुझ पर पेनल्टी लगा सकता हूं। मैं यह भी ध्यान रखूंगा कि अगर तेरा मिसकंडक्ट बहुत ज्यादा गंभीर है तो तेरी डिग्री छीन लूंगा या फिर तेरे प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट तुझसे छीन सकता हूं। क्लियर हुआ? तो सतीश ने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया, नो मिसकंडक्ट्स। राम और हरि ने मिसकंडक्ट में इंडल्ज होने की गलती कर दी है, लेकिन राघव ने भी आज तक कोई गलत काम नहीं किया। यह सिचुएशन है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन चारों में से किसको आप अपॉइंट करना चाहोगे एज द ऑडिटर ऑफ योर कंपनी? आप शेयर होल्डर्स हो और मैं पूछ रहा हूं कि सतीश है, राम है, राघव है और राजेंद्र है। सतीश है, राम है, हरि है और राघव है। इन चारों में से किसको आप अपॉइंट करोगे एज द ऑडिटर ऑफ योर कंपनी? क्योंकि यह बात ध्यान रखना कि जिसे आप अपॉइंट करोगे एज ऑडिटर उस पर फिर आपको भरोसा भी करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि राम और हरि मिसकंडक्ट्स में इंडल्ज हैं, देयरफॉर इसे तो अपने अपॉइंट करने वाले ही नहीं। तो कंपैरिजन किस किस का होगा? सतीश और राघव का। सतीश भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राघव भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। सतीश भी आज तक कोई मिसकंडक्ट में इंडल्ज नहीं हुआ, इन्वॉल्व नहीं हुआ, और राघव भी आज तक कोई मिसकंडक्ट में इंडल्ज इन्वॉल्व नहीं हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपैरिजन का कोई ना कोई तो बेस मिलना चाहिए। सतीश का वर्क एक्सपीरियंस एवरेज है, जबकि राघव का वर्क एक्सपीरियंस एक्सेलेंट है। तो एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि इफ आई वांट टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एन ऑडिटर ऑफ माय कंपनी, तो वो पर्सन कौन है? राघव। तो ये हम लोगों ने 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का डिटेल एनालिसिस किया या नहीं किया? डेफिनेटली किया। अब मुझे एक बात बताओ, शेयर होल्डर्स को इन सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में इतना डिटेल्ड जानकारी होगी? ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए शेयर होल्डर्स के मदद के लिए कुछ लोग आते हैं। शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि हमें पावर दे दिया गया है ऑडिटर को अपॉइंट करने का, लेकिन ऑडिटर सही है, ऑडिटर गलत है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ऑडिटर तो ये कमेंट करता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि गलत, वो तो रखो एक बार साइड में, पहले ये बताओ ऑडिटर सही है कि नहीं है। कहीं वो कोई मिसकंडक्ट में तो इंडल्ज नहीं हो गया है, उसको कोई काम धाम आता है कि नहीं आता है, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी बोलते हैं आप थोड़ा शांत रहिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है। बोलते हैं आपको काम करने में जोर आ रहा है ना, ये काम हम लोग कर लेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस करना अबाउट द ऑडिटर, ये काम किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी का। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी शेयर होल्डर से क्या बोले सुनो। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी शेयर होल्डर से बात कर रहे हैं, बोल रहे देखिए ऑडिटर को अपॉइंट करने का राइट तो आप ही के पास है, लेकिन ऑडिटर अच्छा है या नहीं, और ये अच्छा और गलत किस तरीके से पता चलता है? 3 क्राइटेरिया देखते हैं अपने। सबसे पहला कि वो कोई मिसकंडक्ट में इंडल्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी क्वालिफिकेशन देख लो, उसका एक्सपीरियंस देख लो। तो ये काम हम लोग कर लेंगे। ये काम करने के बाद आपको ऑडिटर का नाम प्रपोज कर दिया जाएगा, दैट इज हम ये बता देंगे कि हम कंसीडर कर रहे हैं, हमारे हिसाब से राघव एक अच्छा ऑडिटर है। अब आप लोग देख लो कि इसे अपॉइंट करना है या नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सुनो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी ये लोग क्या करते हैं? ऑडिटर का नाम प्रपोज कर देते हैं शेयर होल्डर के सामने कि हमने इसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मिसकंडक्ट वगैरह सब कुछ देख लिया है,
हमारे हिसाब से ये ठीक है। अब आप लोग देख लो आपको अपॉइंट करना है या नहीं करना है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के बारे में डिटेल में समझेंगे, सेक्शन नंबर 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपके कोर्स में है ये, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी प्रपोजेस द नेम ऑफ द ऑडिटर बिफोर द शेयर होल्डर्स। फिर शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? अपॉइंट कर लेते हैं, और फाइनली कंपनी आरओसी को बता देती है विद इन 15 डेज बाय फाइलिंग फॉर्म ADT1। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी ये दोनों क्या करते हैं? प्रपोज करते हैं ऑडिटर का नाम बिफोर द शेयर होल्डर्स। और ये जो नाम प्रपोज किया जाता है कितने क्राइटेरिया को देखकर? सबसे पहले ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, और कहीं वो कोई मिसकंडक्ट में तो इंडल्ज नहीं हुआ है ना। मिसकंडक्ट में इंडल्ज होने का मतलब ये हो गया कि कहीं उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग तो नहीं है। समझ में आया? तो दिस इज माई फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। अब लॉ पूरा कंप्लीट लग रहा है आप लोगों को? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी ने ऑडिटर का नाम प्रपोज कर दिया, शेयर होल्डर ने अपॉइंट कर दिया, और फिर कंपनी ने सरकार को भी बता दिया बाय फाइलिंग फॉर्म ADT1। कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है? दिक्कत है। सुनो, आज जब किसी का शादी होता है तो हाइपोथेटिकली सोचो, एक सिचुएशन दे रहे हैं हम आपको। एक लड़की अपने पापा से बोलती है कि पापा इस लड़का का XYZ कोई भी लड़का का आप जांच पड़ताल करो। जांच पड़ताल हो गया, एकदम सही है लड़का, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर जांच पड़ताल सही है ना पापा, मेरे को ये लड़का पसंद है, तो बस अब शादी फिक्स करो। ऐसा ये सही लग रहा है क्या? लड़का से तो पूछो कि वो तैयार है कि नहीं है। अभी तक जो सिचुएशन है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़की का ही एंगल देखा गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी ने ऑडिटर का नाम प्रपोज कर दिया, शेयर होल्डर ने अपॉइंट कर दिया, और फिर कंपनी ने सरकार को बता दिया। मतलब लड़की ने क्या किया? अपने पापा से कहा भैया पापा आप थोड़ा जानकारी वानकारी कर लो लड़का का, फिर मुझे ये लड़का पसंद है, अब शादी फिक्स कराओ। अरे लड़का से तो पूछ, और ये लड़का से जो पूछा जाएगा वो शादी से पहले पूछा जाएगा कि शादी के बाद पूछा जाएगा? ऑब्वियस बात है शादी से पहले ही पूछा जाएगा। तो शेयर होल्डर्स के अपॉइंट करने से पहले भी एक स्टेप आता है। तो कुल मिलाकर ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का 4 स्टेज है। सबसे पहला होता है कि ऑडिट कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर का नाम प्रपोज करते हैं बिफोर द शेयर होल्डर्स। फिर ऑडिटर से पूछा जाता है भैया तू तैयार है कि नहीं है। यह आपका हो गया स्टेज 2, ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम सच प्रपोज्ड ऑडिटर बिफोर अपॉइंटमेंट। मतलब क्या हुआ समझो, ऑडिटर से यह बोला जाएगा कि हम तुम्हारा नाम शेयर होल्डर के सामने रखने वाले हैं, तो तुम तैयार है या नहीं है, पहले यह बात बता दे। अगर तुम तैयार है तब तो बात आगे बढ़ाए, लेकिन अगर तुम तैयार ही नहीं है तो बात को खत्म कर। फिर आता है तीसरा स्टेज जिसमें अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द शेयर होल्डर्स, और फाइनली अब इंटीमेशन होता है टू आरओसी बाय फाइलिंग फॉर्म ADT1। तो यह है आपके 4 स्टेजेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इसमें समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो बताओ। सबसे पहले क्या हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी ऑडिटर के बारे में जानकारी लेते हैं, और वो नाम प्रपोज करने को तैयार है बिफोर द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। बट एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करे उससे पहले ऑडिटर से भी पूछा जाता है कि भैया तू तैयार है या नहीं है। यह आपका हो गया स्टेज 2। फिर स्टेज 3 में आकर क्या होता है कि ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हैं शेयर होल्डर्स, और फाइनली अब कंपनी आरओसी को बताता है बाय फाइलिंग फॉर्म ADT1। लॉ यहां पर कंप्लीट हुआ। मैं बता रहा हूं ये पूरा का पूरा एकदम लॉजिकल है, रटने का दरकार ही नहीं। आप खुद सोचो ना, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी ऑडिटर के बारे में जानकारी ले लेंगे, ऑडिटर से पूछेंगे भैया तू तैयार है कि नहीं है, अब शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर देंगे, और फाइनली कंपनी आरओसी को बता देगा बाय फाइलिंग फॉर्म ADT1। लॉ अब कंप्लीट लग रहा है ना? मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको स्टेज 3 पढ़ाया, फिर स्टेज 4 पढ़ाया, फिर स्टेज 1 में आया, और फाइनली स्टेज 2 को रखा। इस तरीके से पढ़ाने से क्या होता है, आपके ब्रेन की नर्चरिंग होती है, और आप लोग खुद समझ पाते हो कि लॉ किस तरीके से बनाया गया है। पहले क्या, इसी तरीके से लॉ इसी तरीके से बना होगा। पहले तो स्टेज 3 स्टेज 4 बना दिया गया, फिर कुछ लोग आए, अरे बोले ये क्या कर रहा है भाई, शेयर होल्डर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऑडिटर का डिटेल एनालिसिस कर सकेंगे। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी आए, उन्होंने कहा कि ये डिटेल एनालिसिस का काम हम कर लेंगे। चलो ठीक है, लेकिन लड़का से भी तो पूछ वो तैयार है कि नहीं है।
तो फिर ऑडिटर से पूछा गया कि तेरा नाम हम लोग शेयरहोल्डर्स के सामने रखने वाले हैं फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग यू एज बीइंग अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तो तू तैयार है कि नहीं ये बता दे। तो स्टेज 2 में वाली बात आई और फाइनली अब शेयरहोल्डर्स अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को एंड फाइनली कंपनी आरओसी को बता देगा बाय फाइलिंग फॉर्म ADT1। कहीं पर भी कोई दिक्कत? सो फर्स्ट स्टेज इज नेम ऑफ द प्रपोज्ड ऑडिटर इज रिकमेंडेड बाय द ऑडिट कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, obtain certificate from such proposed auditor before appointment of auditor by the shareholders and intimation to ROC by filing form ADT1। देखिए अब ऑडिट कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोजेस द नेम ऑफ द ऑडिटर बिफोर द शेयरहोल्डर्स आफ्टर कंसिडरिंग, उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, उसकी एक्सपीरियंस देखते हैं और यह देखा जाता है कि कहीं कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चल तो नहीं रही है ना। यहां पर ध्यान दो, एक वर्ड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग। जैसे समझो कि मैं आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे खिलाफ कोई केस चल रहा था लेकिन अब वो केस सलट गया है, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग खत्म हो चुका है? मेरे केस में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग खत्म हो चुका है, समझ में आया। लेकिन अब एक दूसरा सिचुएशन समझो कि मैं उन 34 मिसकंडक्ट्स में कोई एक मिसकंडक्ट मैंने किया और मेरा केस अभी चल रहा है, तो यहां पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स क्या होते हैं? पेंडिंग हो गए, समझ में आया। तो पहला स्टेज क्या था कि ऑडिट कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं नेम ऑफ द ऑडिटर बिफोर द शेयर होल्डर्स आफ्टर कंसिडरिंग ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, ऑडिटर का एक्सपीरियंस, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग। और ये जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो कौन लेगा? ICAI। एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज गवर्न्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, जिसमें 34 मिसकंडक्ट्स दिए गए हैं। 34 मिसकंडक्ट्स का मतलब क्या हो गया कि कोई भी सीए इन 34 गलत काम में इंडल्ज मत होना, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का पूरा राइट है ICAI के पास। तो यहां पर स्टेज 1 तो अपना खत्म हो गया। फिर आ जाओ स्टेज 2। अब स्टेज 2 में क्या होता है? हम ऑडिटर से पूछते हैं भैया तू तैयार है या नहीं है, हम तेरा नाम शेयर होल्डर्स के सामने रखने वाले हैं फॉर द पर्पस ऑफ यू बीइंग अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो हमें कुछ 3-4 बातों पे तेरी राय चाहिए। मुझे यह बता कि तू क्या डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना। सबसे पहले क्या पूछे अपने कि कहीं तू डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना अंडर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहला क्या पूछा गया समझ लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी ऑडिटर से पूछ रहे हैं कि भैया तू तैयार है या नहीं है। तो वो तैयार है कि नहीं, कपड़ा पहन के थोड़ा तैयार होगा। उससे हम पूछेंगे कि कहीं तू डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना अंडर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बिकॉज अगर तू डिस्क्वालिफाइड है तो हम तेरा नाम शेयर होल्डर्स के सामने नहीं रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेक्शन नंबर 141 आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है। मैं बता रहा हूं, हम लोग जो प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, इसमें सेक्शन नंबर 139 से लेकर 148 है। मतलब 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 प्लस सेक्शन नंबर 132 भी है एंड सेक्शन नंबर 177 भी है। तो कुल मिलाकर कितने सेक्शंस हो गए? 12। और डिटेल्ड में एक सेक्शन को समझेंगे। कोई टेंशन मत लेना कि आधा अधूरा पढ़ाएं, नहीं, हम सब कुछ पढ़ाएंगे। हमको आधा अधूरा पढ़ाना पसंद ही नहीं है। ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता। मेरे से दिया ही नहीं जाता, हमसे पढ़ाया नहीं जाता। आधा अधूरा ज्ञान तुम जिंदगी में नहीं दिए, ठीक है। तो सबसे पहला ऑडिटर से पूछा गया कि कहीं तू डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना अंडर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा यह पूछा जाएगा कि तेरे खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग है तो तू अभी बता दे। अगर पेंडिंग है तो फिर तेरा नाम हम लोग शेयर होल्डर्स के सामने नहीं रखेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि लिस्ट ऑफ पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, समझ में आया। तीसरा पूछेंगे हम लोग कि तेरा जो अपॉइंटमेंट हम लोग करने जाएंगे या शेयर होल्डर्स जो तेरा अपॉइंटमेंट करेंगे वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 होगा। तेरे को कोई दिक्कत है? ऑडिटर बोलेगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा यह बोला जाएगा कि कहीं तेरा सीलिंग लिमिट तो क्रॉस नहीं हो रहा है ना। अब ये सीलिंग लिमिट क्या होता है हम लोग समझेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक आध क्लास के बाद क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट अगले ही क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो ये 4 बातों पर अगर ऑडिटर हां कर देता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो भी शादी को तैयार है, वो भी तैयार है कि उसे कंपनी का ऑडिटर बनाया जाए। सबसे पहले क्या पूछेंगे हम लोग? 141 कि कहीं तू डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना अंडर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फिर पूछेंगे तेरा अपॉइंटमेंट हम लोग एज पर कंपनीज एक्ट 2013 करने वाले हैं, तेरे को कोई दिक्कत है तो बता दे। फिर है सीलिंग लिमिट, जिसके बारे में डिस्कशन होगा आगे। सेक्शन नंबर 141 के बारे में भी डिस्कशन आगे होगा। और तेरे खिलाफ अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है
तो ये भी तू मुझे आज ही बता दे, अगर होगा तो हम लोग तेरे को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका स्टेज नंबर 2। फिर स्टेज 3 क्या है? स्टेज 3 है आपका फाइनली ऑडिटर अपॉइंट करते हैं बाय द शेयर होल्डर्स एट इन द एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और जो ऑडिटर अपॉइंट होता है ही शैल बी होल्डिंग द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, मतलब 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाते हैं। और अगर एजीएम में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई तो एडजर्न्ड एजीएम तक जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वही कंटिन्यू करेगा टू बी एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। और स्टेज 4 क्या है? कंपनी फाइल कर देगा ADT 1 विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और ये कब तक फाइल हो जाता है? 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जो भी हमने समझा मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं, मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं आपको, ठीक है। आज के क्लास में हम लोगों ने केवल और केवल 2 ही बातें समझी है, ऑडिट क्या होता है, और फिर हम लोगों ने सेक्शन नंबर 139 स्टार्ट किया है। क्या सेक्शन नंबर 139 कंप्लीट हो गया है क्या? नहीं, सेक्शन नंबर 139 काफी बड़ा है, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट करवाया उसका। सो व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट जो एक नेचुरल पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग कंडक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑडिटर। ये जो ऑडिटर है इसको अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कौन ऑडिटर बन सकता है? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। कौन ऑडिटर बन सकता है? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ऑडिट होता क्या है? ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका एग्जामिनेशन करेंगे? तो किसी चीज का एग्जामिनेशन करेंगे ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी, हर एंटिटी का ऑडिट होता है वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। और ये जो एग्जामिनेशन ऑडिटर ने किया, किस लिए किया? ताकि वो अपना एक राय व्यक्त कर सके, अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके, किस पर? कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर का, ठीक है। ऑडिटर के द्वारा प्रिपेयर किया गया रिपोर्ट को ऑडिटर्स रिपोर्ट कहा जाता है। ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, ऑडिटर निष्पक्ष है, ऑडिटर अनबायस्ड है। इस बात का ध्यान कौन रखता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और लॉ ऑफ इंडिया। एक ऑडिटर कभी भी उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता जिस कंपनी में वो ऑफिसर है या वो इंप्लॉय है, ठीक है। और ये ऑडिटर एक स्टैट्यूटरी पोजीशन होल्ड करता है एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये हम लोगों ने पहला समझा था। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 139, जिसका पहला टॉपिक क्या है? सेक्शन नंबर 139 काफी बड़ा है, उसका सबसे पहला टॉपिक है स्टेजेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जिसका सबसे पहला स्टेज क्या है? कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी क्या करते हैं? ऑडिटर के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, उसका इंक्वायरी लेते हैं, जिसका बेसिस है तीन चीजों के बेसिस पर उनका इंक्वायरी कंप्लीट हो जाता है। वो देखते हैं ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, दूसरा वो देखते हैं ऑडिटर का क्या एक्सपीरियंस है, और तीसरा देखेंगे कि उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग तो नहीं है, कहीं वो कोई मिसकंडक्ट में इंडल्ज तो नहीं है। ये हो गया आपका स्टेज 1। फिर आ जाता है स्टेज 2, जिस ऑडिटर को कंसीडर किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज द, जिस ऑडिटर को कंसीडर किया जा रहा है कि उन्हें शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे इन द एनुअल जनरल मीटिंग, उनसे भी रजामंदी लेने का दरकार है। तो 4 बातें पूछी जाती है कि तुम कहीं डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना अंडर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? तो ऑडिटर बोलता है नहीं। दूसरा पूछेंगे कि तुम्हारा जो अपॉइंटमेंट होने वाला है अगर शेयर होल्डर को पसंद आया तो वो अपॉइंटमेंट किया जाएगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो बोलेगा नहीं, हमें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पूछा जाएगा कि तुम्हारा जो ये अपॉइंटमेंट हो रहा है क्या विद इन सीलिंग लिमिट है या नहीं है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने आगे। तो ऑडिटर बोलता है कि हाँ विद इन सीलिंग लिमिट है। और चौथा पूछा जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ अगर कोई भी, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी पहले ये जानकारी ले लेते हैं कि ऑडिटर के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, उनके हिसाब से उनको लगा कि हाँ ठीक है। देखिए स्टेज 1 में मैंने आपको कहा ना कि अगर कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है अगेंस्ट ऑडिटर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी उसे कंसीडर ही नहीं करते। फिर स्टेज 2 में वापस ऑडिटर से पूछा जा रहा है, वापस से ऑडिटर से पूछा जा रहा है कि तुम हमारे हिसाब से तो हमने जो इंक्वायरी किया है उस अनुसार आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को रिकंफर्म करने के लिए इस पॉइंट से क्या हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी अपने आप को रिकंफर्म कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो बता दो। ऑडिटर बोलता है आपने तो इंक्वायरी कर ही लिया है,
तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, ऑडिट कमेटी बोलते हैं, हाँ हमने इंक्वायरी कर लिया है, इसमें कोई बात नहीं है, शक नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हम तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे खिलाफ क्या कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। ऑडिटर ने बोला नहीं, तब बात आगे बढ़ती है। अब एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया जाता है जिसमें शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर लेते हैं और इसका टेन्योर 5 साल का रहता है। और अगर एजीएम में अपॉइंट नहीं करा जा सका ऑडिटर, तो एडजर्न्ड मीटिंग तक, एडजर्न्ड एनुअल जनरल मीटिंग तक जो भी एग्जिस्टिंग ऑडिटर है, ही शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब ऑडिटर अपॉइंट हो गया, तो क्योंकि ऑडिटर एक स्टैट्यूटरी पोजीशन होल्ड करता है अंडर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, देयरफॉर कंपनी को, सरकार को बताना पड़ता है, कंपनी को आरओसी को बताना पड़ता है बाय फाइलिंग फॉर्म एडीटी 1, और यह फॉर्म फाइल हो जाता है विद इन 15 डेज। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आज के क्लास में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है, मैंने आपको ऑडिट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दी, ओरिएंटेशन करवा दिया, और फिर सीधा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, और इसमें हमने सेक्शन नंबर 139 का एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट किया आज। ठीक है, तो आज के क्लास का नोट्स क्या क्या है मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। दिस इज योर क्लास नोट्स, हाथ से लिखेंगे, प्रिंट आउट मत निकाल लीजिएगा। पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं डेली बेसिस पर रिवीजन करते चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।